पर इसराइल ने उसे नहीं माना। इसने कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम और खिते में इसकी प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास दुनिया के लिए खतरा हैं। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने इसराइल की शुमाली बॉर्डर की तरफ रॉकेट फायर करना शुरू किए, जिसके सबब लुबनान की सरहद पर भी लड़ाई शुरू हुई। इसराइल ने भी इस इलाके में हवाई हमले शुरू किए। इसके जवाब में ईरान, इराक, शाम और यमन में मौजूद अपने इत्तेहादी ग्रुपों को भी अलर्ट किया। यमन से हूसी बागियों ने इसराइली बंदरगाहों की तरफ ड्रोन हमले किए, जबकि शाम से ईरान की मदद से रॉकेट फायर किए गए। ये खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार करने लगा। इसराइल और ईरान के दरमियान मौजूदा तनाज़ा अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी बुनियाद कई दहाइयों पुरानी है। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान में शाह पहलवी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में एक इस्लामी जमहूरिया कायम हुई। शाह पहलवी कौन था, कहाँ से आया था, उसकी क्या गलतियाँ थीं और खुमैनी उसके पीछे क्यों पड़ा? आइए देखते हैं। पहलवी का असल नाम मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी था, जिसे पहले शाहनशाह कहा जाता था। वो 26 अक्टूबर 1919 को पैदा हुआ और 16 सितंबर 1941 से 11 फरवरी 1929 तक ईरान पर हुक्मरानी की। इसने अपनी हुकूमत के दौरान मगरबी ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम किए, मगरबी सकाफत मुल्क में मुतारिफ कराई, जिसके बायस मुल्क में मजहबी कशीदगी बढ़ी। इस सूरत हाल में मुल्क के अंदर से इस्लामी रहनुमा खुमैनी ने मुज़ाहिमत की। पूरे ईरान में एहतजाज, हड़तालें और कारोबार बंद हुए। शाह ईरान छोड़कर फरार हो गया। इसी के बाद ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया, जबकि इससे पहले ईरान और इसराइल दोस्त थे। इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को शैतान करार दिया और फ़लस्तीनी काज की खुलकर हिमायत शुरू की। ईरान ने लुबनान में हिजबुल्लाह के नाम से एक शिया अस्करी गुरोह कायम किया, जो आज भी इसराइल के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयां कर रहा है। इसराइल इसे ईरान की प्रॉक्सी वार यानी बिलवास्ता जंग समझता है। इसी दौरान ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया, जिस पर इसराइल को खदशा हुआ कि ईरान एटम बम बना रहा है, जो इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन सकता है। 2010 में शाम में खाना जंगी के दौरान ईरान ने सदर बशार उल असद की भरपूर मदद की, जबकि इसराइल ने कई बार शाम में ईरानी कमांडरों और हथियारों पर हमले किए। यूं ईरान और इसराइल का बराह रास्त फौजी टकराव शुरू हो गया। 2020 में ईरान के अहम फौजी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने कत्ल कर दिया। ईरान ने उसका इल्ज़ाम अमेरिका और इसराइल दोनों पर आयद किया। इसके बाद 2022 और 2023 में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर साइबर हमले हुए। न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि इसराइल उसके न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर रहा है, जबकि इसराइल ने कहा कि ईरान अब भी एटमी बम पर काम कर रहा है, जिसे हर सूरत रोकना होगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान की हिमायत का इल्जाम लगा। फिर अप्रैल 2024 में इसराइल ने दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यूं पहली दफा खुली जंग का आगाज हुआ। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज 1979 के इस्लामी इनकलाब से हुआ, जहां ईरान ने इसराइल को दुश्मन करार दिया। इसके बाद ये जंग प्रॉक्सी वार, साइबर हमले, न्यूक्लियर तनाज़े और शाम लुबनान जैसे महाजों पर जारी रही। और अब 2024 में ये दुश्मनी बराह रास्त फौजी तसादुम में बदल चुकी है। जब ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया, तो ये पहली बार थी कि दोनों मुल्क बराह रास्त जंग में मुलव्वस हुए। इसराइल ने अपना आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम इस्तेमाल करके हमलों को रोका और कुछ मिसाइल और ड्रोन्स इसराइली सरजमीन पर गिर पड़े। इन हमलों के बाद इसराइल फौरन ईरान के अंदर बुनियादी फौजी तंसीबात, रॉकेट फैक्ट्रीज और पास दराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि हमला बदले के लिए था और जंग का मकसद हासिल हो चुका है, पर इसराइल ने उसे नहीं माना। इसने कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम और खिते में इसकी प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास दुनिया के लिए खतरा हैं। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने इसराइल की शुमाली बॉर्डर की तरफ रॉकेट फायर करना शुरू किए, जिसके सबब लुबनान की सरहद पर भी लड़ाई शुरू हुई। इसराइल ने भी इस इलाके में हवाई हमले शुरू किए। इसके जवाब में ईरान, इराक, शाम और यमन में मौजूद अपने इत्तेहादी ग्रुपों को भी अलर्ट किया। यमन से हूसी बागियों ने इसराइली बंदरगाहों की तरफ ड्रोन हमले किए,
जबकि शाम से ईरान की मदद से रॉकेट फायर किए गए। ये खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार करने लगा। इस कशीदगी के बाद अमेरिका, रूस और चीन सभी दरमियान में आने लगे कि जंग को मजीद बढ़ने से रोका जाए। अमेरिका, जो इसराइल का इत्तेहादी है, इसने इसराइल को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर साथ ही ईरान को भी खबरदार किया कि अगर इस जंग को बढ़ाया गया तो नताइज भयानक निकलेंगे। चीन और रूस ने ईरान को बाद में दिफाई सहारा मुहैया करने की बात की। of Israel and the United States. In May 2024, he declared, and I quote, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, पर फौरी जंग रोकने के लिए कोई भी मुस्तकिल हल ना निकला। जून 2024 तक सूरत हाल कुछ वक्त के लिए ठंडी हुई, पर मुकम्मल जंग बंद ना हुई। सरहदों पर फौजी मूवमेंट जारी रही, साइबर हमले मुसलसल होते रहे और साथ साथ सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए एक दूसरे के खिलाफ नफरत भी बढ़ती रही। अगस्त 2024 में इसराइल ने एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान खुफिया तौर पर एटम बम के लिए यूरेनियम अफजूदगी कर रहा है, जिससे इसराइल के खदशात को मजीद हवा मिली। साथ ही वक्त इसराइल ने अमेरिका से मजीद जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम हासिल करना शुरू किए। 2025 के शुरुआत में यानी जनवरी से ही सूरत हाल एक दफ़ा फिर तेज़ हो गई है, क्योंकि इसराइल के सैटेलाइट्स ने ईरान की एक नई तनसीब पर मशकूक सरगर्मियां नोट की, जहां ज़्यादा इसराइल को ख्याल था कि यूरेनियम की आला अफजूदगी हो रही है। इसराइल ने फौरी तौर पर आलमी इदारों और अमेरिका को आगाह किया कि ईरान रेड लाइन पार कर चुका है। ईरान ने उन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है, पर हकीकत ये थी कि ईरान ने कुछ ऐसी तनसीबात को रसाई न दी थी। इस इनकार से अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ने मिलकर सिफारती दबाव बढ़ाया। मार्च 2025 में इसराइल ने एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर ईरान के अस्फहान के करीब एक नई न्यूक्लियर फैसिलिटी पर फजाई हमला किया। ईरान ने इस हमले को ऐलान जंग करार देते हुए फौरी तौर पर अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट किया और इसराइल की तरफ दर्जनों ड्रोन और रॉकेट भेजे, जिनमें से कुछ तिल अबीब के करीब गिरे। कुछ जगहों को नुकसान भी पहुंचा। इसके जवाब में इसराइल ने दोबारा सख्त हमला किया। इस बार ईरान के बहरी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर हमला किया। अप्रैल 2025 में हिजबुल्लाह ने भी दोबारा महाज खोला, जबकि हमास की बच्ची कच्ची क़यादत ने गजा से हमलों की कोशिश की, जिससे इसराइल 3 तरफा जंग में फंस गया। ईरान, शाम और इराक के अंदर भी फौजी मूवमेंट बढ़ा दी गई और ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को फुल सपोर्ट देना शुरू किया। यमन से हुसी बागियों ने दोबारा इसराइल की शिपिंग लाइंस पर हमले किए, जिससे आलमी तिजारत मुतासिर हुई। इन दौरान चीन और रूस, जो ईरान के इत्तेहादी रहे हैं, आलमी फोरम्स पर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने लगे, जबकि अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल की हिमायत जारी रखी। अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा हंगामी इजलास हुए, पर किसी मुआहिदे पर इत्तेफाक न हो सका। आर्मी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ गईं और मिडिल ईस्ट में अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। जून 2025 तक दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी इंतहाई सतह पर थी। जंग के खतरे मजीद बढ़ गए। ईरान ने अपना ड्रोन प्रोग्राम आगे बढ़ाया, जबकि इसराइल ने अमरीकी मदद से लेजर डिफेंस सिस्टम की आजमाइश की। İsrail dedi biz adamlara çarpmıyoruz. Sadece mesela ateş yerleri, sepah yerleri. Ama adamlara vurmuyor, evlere vurmuyor. सूरत हाल इतनी हसास हो गई कि कई यूरोपीय मुल्कों ने अपने शहरियों को ईरान और इसराइल से निकलने का कहा। फौरी जंग तो कुछ दिनों के लिए रुक गई, पर कशीदगी, नफरत और साइबर हमले चलते रहे। 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी मजीद गहरी हुई, जब इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर हमला किया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा सख्त लड़ाई शुरू हुई। प्रॉक्सी ग्रुपों की मदद से ईरान ने जंग का दायरा बढ़ाया, जबकि इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर दिफाई हिकमत अमली अपनाई। जंग आर्जी तौर पर रोक दी गई, पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है।